देखो बच्चों, वेव के चैप्टर में तुमको बताया था कि कभी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वेव या एनर्जी का कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाता है जिसको रिफ्रैक्शन, और वेव या एनर्जी का कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट जाता है जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये एनिमेशन से दिख रहा होगा कि वेव एक वायर से दूसरे वायर की ओर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जा रही है, तो वेव का कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया जिसको रिफ्रैक्शन, और कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट गया जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद ये भी मैंने बताया था कि कभी कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन में तो उल्टी हो ही जाती है, लेकिन एक झटके में फेज में भी इन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज भी तुम इस एनिमेशन से देख सकते हो। ये बताओ, जो पहला वायर है वो पतला वायर है, मतलब उसकी लीनियर मास डेंसिटी कम होगी तो उसको रेयर मीडियम बोल सकते हो। और दूसरा मोटा वायर है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसको डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। तो बताओ, ये जो वेव है वो पतले वायर से मोटे वायर की ओर जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है। तो बताओ, दिख रहा होगा कि वेव का कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो रहा है जिसको रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट रहा है जिसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और साफ साफ दिख रहा है कि इस बार ये जो वेव है वो मोटे वायर में तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। बस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो वेव है वो डायरेक्शन तो उल्टी हो ही गई है, लेकिन एक झटके में फेज में भी इन्वर्ट हो गई है। बताओ ना, जो इंसिडेंट पल्स थी वो ऊपर की ओर थी और रिफ्लेक्टेड पल्स नीचे की ओर होकर के जा रही है। तो इससे यानी इस एनिमेशन से क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव है वो डायरेक्शन तो उल्टी हो ही जाती है, लेकिन एक झटके में फेज में भी उल्टी हो जाती है, मतलब फेज में भी इन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसका फंक्शन साइन ओमेगा टी से एक झटके में माइनस साइन ओमेगा टी हो जाता है। ये तुम देख सकते हो। हाँ बच्चों, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद तो वेव फेज में इन्वर्ट होती है, लेकिन ये बताया था कि रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो फिर वेव डायरेक्शन तो उल्टी होती है लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं होती है। तो ये इस एनिमेशन से देख सकते हो। बताए इसमें पहला वायर मोटा वायर है, लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसको डेंसर मीडियम, और दूसरा वायर पतला वायर है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी कम होगी तो उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। तो बताओ, इस बार जो वेव है वो डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रही है, तो इस बार भी कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन बताओ, इस बार जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पतले वायर से हो रहा है, मतलब डेंसर मीडियम, सॉरी, इस बार जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पतले वायर से, मतलब रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस बार रिफ्लेक्शन के बाद वेव, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो इन्वर्ट होगी लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं होगी। तो देख रहा होगा कि रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन के बाद बताए वेव डायरेक्शन तो उल्टी हो रही है लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं हो रही है। इंसिडेंट पल्स ऊपर की ओर थी तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर की ओर जा रही है। तो इन दोनों एनिमेशन से अब याद हो जाएगा कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो इन्वर्ट होती है लेकिन साथ में फेज में भी इन्वर्ट हो जाती है। रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो वेव डायरेक्शन तो उल्टी होती है लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं होती है। ये तुम देख सकते हो। देखो, उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि कभी कोई वेव रिजिड वॉल से रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो उल्टी हो ही जाती है लेकिन फेज में भी इन्वर्ट हो जाती है। ये चीज तुम इस एनिमेशन से देख सकते हो, है ना? कि वेव को रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम रिजिड वॉल का यूज कर रहे हैं जिसको फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं। देखो, एनिमेशन से दिख रहा है कि इस रिजिड वॉल से रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो उल्टी हो ही गई है लेकिन एक झटके में फेज में भी इन्वर्ट हो गई है। इंसिडेंट पल्स ऊपर की ओर थी और रिफ्लेक्टेड पल्स नीचे की ओर है। तो वेव डायरेक्शन उल्टी हो ही गई है लेकिन फेज में भी इन्वर्ट हो गई है। ये तो वैसे तो इसको प्रैक्टिकली ध्यान में रखना है ना, ये बेस्ट तरीका है। तो वैसे तो हमको इंसानों के टाइप से प्रैक्टिकली ध्यान में रखना है, लेकिन कोई डेढ़ बुद्धि चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकता है। बताओ, जब भी वेव रिजिड वॉल पर पहुंचेगी तो उस केस में ये जो वायर है वो वॉल को ऊपर की ओर धक्का देगा। दिख रहा होगा कि यहाँ बताओ, स्लोप नेगेटिव तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना, ऊपर की ओर होगी। तो जब भी ये वेव रिजिड वॉल पर पहुंचेगी तो वायर जो है वो वॉल को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। वायर वॉल को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो एज ए रिएक्शन जो दीवार है वो वायर को नीचे की ओर
फोर्स लगाएगी, तो उसके कारण वेव ऊपर की जगह नीचे हो जाती है, तो फेज़ में इन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हर जगह इतना गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ध्यान कभी वेव रिजिड वॉल में तो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो इन्वर्ट हो ही जाती है, लेकिन एक झटके में फेज़ में भी इन्वर्ट हो जाती है। देखो जो उसके बाद मैंने यही बताया था कि कभी भी कोई वेव किसी स्लाइडिंग सपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डायरेक्शन तो उल्टी होती है लेकिन फेज़ में इन्वर्ट नहीं होती है। तो इसको भी तुम इस एनिमेशन में देख सकते हो। बताओ ये जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड नहीं है, स्लाइडिंग सपोर्ट है। फिर दिख रहा होगा कि स्लाइडिंग सपोर्ट से कोई वेव रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में क्या होता है कि स्लाइडिंग सपोर्ट ऊपर की ओर स्लाइड करता है, नीचे की ओर स्लाइड करता है, तो इस स्लाइडिंग सपोर्ट या इस फ्री एंड से रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन तो उल्टी हो गई लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं हुई है। इंसिडेंट पल्स ऊपर की ओर थी तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी ऊपर की ओर होगी। तो इसको प्रैक्टिकली ध्यान में रखना है। लेकिन कोई चाहे तो इसको डिटेल में एनालिसिस भी कर सकता है। बताओ जब ये वेव स्लाइडिंग सपोर्ट पर पहुंचेगी, तो इस बार ये सिरा फिक्स नहीं है बल्कि स्लाइडिंग सपोर्ट है। तो इस बार ये जो वायर है वो इस रॉड को ऊपर की ओर फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, तो उसका रिएक्शन भी नीचे की ओर नहीं लगेगा। तो इस बार रिफ्लेक्शन के बाद वेव फेज में इन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना कि हर जगह इतना एनालिसिस नहीं कर सकते। इससे आगे रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि कभी भी रिजिड वॉल या फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन के वजह से डायरेक्शन के साथ-साथ फेज में भी इन्वर्ट हो जाती है। लेकिन स्लाइडिंग सपोर्ट या फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वेव डायरेक्शन में तो इन्वर्ट होती है लेकिन फेज में इन्वर्ट नहीं होती है। ये प्रैक्टिकली ध्यान रख देखो बच्चों, उसके बाद हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी और मैंने तुमको बताया था ना कि सेम फ्रीक्वेंसी और अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव मिक्स हो तो स्टैंडिंग वेव बनती है। और ये बताया था कि स्टैंडिंग वेव में डिस्टर्बेंस आगे नहीं बढ़ता बल्कि वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर-नीचे ऑस्किलेट करता है। देखो ये जो डायग्राम है, ये जो एनिमेशन है वो स्टैंडिंग वेव का है। ये तो मान लेते हैं कि इस बार भी सेम फ्रीक्वेंसी और अपोजिट डायरेक्शन जाने वाली वेव मिक्स हो रही है ना? बताया था कि सेम फ्रीक्वेंसी और अपोजिट डायरेक्शन जाने वाली वेव मिक्स हो, तो उस केस में डिस्टर्बेंस साँप के जैसे आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर-नीचे ऑस्किलेट करता है। तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि वेव रुक गई है, इसीलिए इसको रुकी हुई वेव मतलब स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। या हिंदी में इसको अप्रगामी तरंगे बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो डायग्राम है, ये एनिमेशन स्टैंडिंग वेव का है। उसके बाद यही बताया था कि स्टैंडिंग में वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर-नीचे ऑस्किलेट करता है ना, वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर-नीचे बहुत तेज़ी से ऑस्किलेट करे, तो वायर एक लूप जैसा दिखेगा, इसीलिए स्टैंडिंग वेव को हमेशा लूप से रिप्रेज़ेंट करते हैं। उसके बाद ये भी तुम साफ-साफ देख सकते हो कि स्टैंडिंग वे में वायर अपनी पोज़ीशन पर ऊपर-नीचे ऑस्किलेट करेगा तो वायर के हर एक पार्टिकल भी ऐसे चेंज करेंगे लेकिन सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। बताओ ट्रैवलिंग वेव में तो हर जगह एम्पलीट्यूड सेम होता था लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर जगह एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। इधर एम्पलीट्यूड कम है, इधर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इस तरह से सब जगह एम्पलीट्यूड अलग-अलग है ना? बस ये भी हम देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव के ड्यूरिंग कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है। जैसे ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट पता नहीं तुमको एक पेन दिख रहा है नहीं? लेकिन ध्यान रखना तुम इससे बना है। तो ध्यान रखना कि स्टैंडिंग वेव में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है। तो सारे पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन ये कुछ पॉइंट ऑस्किलेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो हमको ऐसा लगेगा कि किसी ने उन पॉइंट पर गाँठ बाँध दी हो मतलब नोड बाँध दी हो, इसीलिए इन पॉइंट को नोड पॉइंट बोलते हैं। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम होता है जिसको नोड का अपोजिट एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है? और हमको पता है कि वायर बहुत है ना अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे बहुत तेजी से वाइब्रेट करे तो लूप के टाइप से दिखेगा और यदि दो कॉन्सेक्यूटिव नोड के बीच का जो पार्ट है उसको एक लूप बोल सकते हैं, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि एक लूप की लेंथ जो होती है वो लैम्बडा नहीं होती है, लैम्बडा बाय 2 होती है, ठीक? ये बताया था। उसके बाद देखो आज की क्लास में मैंने फेज डिफरेंस के बारे में बताया, तो ये भी तुम साफ-साफ देख सकते हो, है ना? ये भी तुम साफ-साफ देख सकते हो कि स्टैंडिंग वे में फेज डिफरेंस लूप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि बताओ, पहले लूप के जितने भी पार्टिकल हैं,
है ना? देख के बताओ कि पहले लूप के जितने पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड भले ही डिफरेंट हो, लेकिन पहले लूप के सारे पार्टिकल साथ-साथ मूव करें। बताओ, सब एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँचते हैं, एक साथ मीन पोजीशन पर पहुँचते हैं और एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर। बस एक लूप के सारे पार्टिकल बिल्कुल साथ-साथ मूव करें, सेम फेज में मूव करें, इससे एक लूप के जो पार्टिकल है उनके बीच फेज डिफरेंस 0। और ये भी देख सकते होंगे तुम कि कॉन्सेक्यूटिव लूप के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल अपोजिट फेज में मूव कर रहे हैं। दिख रहा होगा कि जब पहले लूप का पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तब दूसरे लूप का पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। जब पहले लूप का पार्टिकल नीचे जा रहा है तब दूसरे लूप का पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो कॉन्सेक्यूटिव लूप के पार्टिकल अपोजिट फेज में मूव करते हैं, इससे कॉन्सेक्यूटिव लूप के पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई होता है। तो ये सब इस एनिमेशन से ज्यादा क्लियर देख सकते हो। हाँ बच्चों, उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी। फिर तो मैंने यही बताया था कि अगर प्रॉपर स्टैंडिंग वेव क्रिएट करनी है तो उसके लिए अपोजिट में डायरेक्शन में जाने वाली अलग-अलग 2 वेव की जरूरत नहीं होती है। मैंने क्लास में बताया था कि प्रैक्टिकली जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली 2 वेव की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक सिंगल वेव से काम चलाते हैं और उसमें रिफ्लेक्शन के कांसेप्ट का यूज करते हैं। ये तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ऐसा कोई वायर लेते हैं और इधर रिजिड वॉल लगा देते हैं। अब इधर से हम लगातार साइन वेव भेजते हैं। अब साइन वेव आएंगी, ये दीवार से रिफ्लेक्टेड होंगी और उसके बाद बताया था कि ये रिफ्लेक्टेड वेव और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिल करके स्टैंडिंग वेव बनाएगी। तो कुछ ही टाइम में पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो वो इस एनिमेशन से तुम देख सकते हो। ये स्टार्ट हो रहा है कि ये दीवार है और इधर से हमने वेव भेजे थे, इंसिडेंट वेव आ रही है। अब देखो इंसिडेंट साइन वेव दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिक्स हो रही है। और बताओ अब ये पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो गई। देखो यही बताया था। ये एनिमेशन फिर से देख सकते हैं। ये दीवार इधर से इंसिडेंट वेव भेज रहे हैं, अब ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है और रिफ्लेक्टेड वेव और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिक्स होकर के स्टैंडिंग वेव बना रही है। तो पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो गई। ये भी देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव तो क्रिएट होंगी लेकिन जहां भी फिक्स्ड एंड है वहां निश्चित नोड बनेगा, है ना? और अगर यही रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता तो वहां निश्चित एंटी नोड बनता। तो इसमें एक ये भी चीज है कि अगर तुम अलग-अलग वेव, है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाली अलग-अलग वेव भेजोगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी मिसमैच हो सकती है, प्रॉपर स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएंगी। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन वाला कांसेप्ट है, उसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इंसिडेंट वेव से मिल करके ही बनी है ना, इससे इस बार फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बनती है। इसीलिए अगर बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो रिफ्लेक्शन के ही कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखो बच्चों, उसके बाद हमने फिक्स फिक्स वायर और फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन के मोड और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पढ़ी थी। देखो सबसे पहले जो नीचे वाली रो है उसी को देखना। तो उसमें जो वायर है उसका ये वाला पार्ट भी फिक्स है और ये सिरा भी फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है, तो उसको फिक्स फिक्स वायर बोलेंगे। और बताया था कि जो फिक्स फिक्स वायर है वो एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 3 लूप में, 4 लूप में, इस टाइप से इसके वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती हैं। ये तो मैंने बताया था कि फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका वो है जिसमें पूरा पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करे, जिसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। और बताया कि एक लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट टी बाई म्यू होती है। ऐसे ही दूसरा तरीका वो होता है जिसमें पूरा पूरा वायर 2 लूप में वाइब्रेट करे, इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 2/12 रूट टी बाई म्यू, मतलब इससे डबल होती है। और अगला तरीका वो होता है जिसमें पूरा पूरा वायर 3 लूप में वाइब्रेट करे, जिसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 3/12 रूट टी बाई म्यू।
और अगला तरीका वो जिसमें वायर 4 लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4/12 √T/μ। तो ये जो थर्ड रो थी उसमें फिक्स वायर था। अब चलो फिक्स फ्री वायर देखते हैं। देखो जो सबसे फर्स्ट रो है वो फिक्स फ्री वायर की है। तो इस बार मान लेते हैं कि वायर का एक सिरा तो फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है, तो इसको फिक्स फ्री वायर बोलते हैं। और हमको पता है कि जो फिक्स फ्री वायर है वो क्लास में बताया था कि जो फिक्स फ्री वायर है वो ऐसे आधे लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 1.5 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2.5, 3.5, इस टाइप से। इसके भी वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके या मोड होते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। बताया था कि फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका तो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर आधे लूप में वाइब्रेट करे, जिसको फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4L√T/μ होती है। अगला तरीका वो होता है जिसमें पूरा पूरा वायर 1.5 लूप में वाइब्रेट करे, इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3/4L√T/μ। और अगला तरीका वो होता है जिसमें पूरा पूरा वायर 2.5 लूप में वाइब्रेट करे, जिसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी 5/2L√T/μ। और अगला तरीका वो जिसमें ये वायर 3.5 लूप में वाइब्रेट करे, इसको सेवंथ हार्मोनिक बोलते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी 7/4L√T/μ। तो ये लास्ट रो जी थी वो फिक्स फिक्स वायर की थी, और ये फिक्स फ्री वायर है, ये तुम देख सकते हो। अब देखो अपने इंडिया में तो फिक्स फिक्स वायर और फिक्स फ्री वायर के बारे में बताया जाता है, लेकिन इंडिया के बाहर अपने फ्री फ्री वायर के बारे में भी बताया जाता है। डेल्टा की जो बीच वाली रो है वो उसमें वायर फ्री फ्री वायर है। बताओ, इस बार वायर का ये वाला सिरा भी फ्री है, मतलब स्लाइडिंग सपोर्ट है, और इस सिरे पर भी स्लाइडिंग सपोर्ट है, मतलब ये भी फ्री है। तो इस बार वायर के दोनों सिरे फ्री हैं, इसलिए इसको फ्री फ्री वायर बोलते हैं। ठीक है ना? और मैंने ये बताया था कि जो फ्री फ्री वायर होता है उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज फिक्स फिक्स वायर के सिमिलर होती है। तो ये तुम देख सकते हो कि फ्री फ्री वायर के वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका वो होगा जिसमें इधर भी आधा लूप और इधर भी आधा लूप बने। तो पहला तरीका वो होगा जिसमें आधा प्लस आधा बराबर 1 लूप बने, है ना? तो फिक्स फिक्स वायर के फंडामेंटल मोड में एक लूप बन रहा था, और फ्री फ्री वायर के फंडामेंटल मोड में आधा प्लस आधा बराबर 1 ही लूप बन रहा है। तो फ्री फ्री वायर की सारी फ्रीक्वेंसीज फिक्स फिक्स वायर के सिमिलर है। तो इसके फंडामेंटल मोड में आधा प्लस आधा बराबर एक लूप बन रहा है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L√T/μ। अगला तरीका वो होगा जिसमें आधा प्लस एक बराबर दो लूप बने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2/2L√T/μ, फिर 3/2L√T/μ। इस टाइप से फ्री फ्री वायर के क्वेश्चन अपने पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर गलती पूछ लिया तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि फ्री फ्री वायर बिल्कुल फिक्स फिक्स वायर के इक्वलेंट होता है। उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज, सारे हार्मोनिक फिक्स फिक्स वायर के ही सिमिलर होते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने ये भी बताया था, है ना, रेजोनेंस का प्रैक्टिकल केस बताया था। इसमें बताया था कि वॉशिंगटन में ब्रिज था जिसका नाम टेकोमा नैरो ब्रिज, जो स्पेन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बना था, लेकिन 1940 में ये एक दिन एयर के वाइब्रेशन के कारण ये टूट गया। ये तो इसमें बाद में स्टडी की गई कि ब्रिज कैसे टूटा है। तो एक्चुअली टेकोमा नैरो ब्रिज के आसपास एयर बह रही थी, और एयर के कारण इस ब्रिज पर पीरियोडिक फोर्स लग रहा था, और अनफॉर्चुनेटली एयर की जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वो इस ब्रिज की किसी न किसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो उसके कारण रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस के कारण इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, और फिर इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया कि ब्रिज टूट गया। तो उसके बाद आजकल जो ब्रिज के डिजाइन करते हैं वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी करते हैं, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी करते हैं। ब्रिज ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि उसकी कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एयर की फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न कर पाए।